दोस्तों, जब भी आप लोग लाइफ में कुछ नया करना चाहेंगे तो एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया होता है जो आप लोग कुछ नया करने से रोकता है। ये बोलता है यार क्या दिक्कत है, बढ़िया तो चल रही है जिंदगी, क्या टेंशन ले रहे हो, क्यों फालतू में नई नई चीजों के पीछे पड़े हो, जो मिल रहा है उसी को एंजॉय करते रहो। तो ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, आप लोग कुछ नई चीज ट्राई नहीं करने देता। ये हमेशा आप लोग को डरा के रखता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए, अगर ऐसा करोगे तो कहीं दिक्कत ना बन जाए। यानी कि ये कभी भी आप लोग को चैलेंज नहीं लेने देगा, ये हमेशा आप लोगों की टांग पीछे खींचता रहेगा। और जिस इंसान को जिंदगी में एक बार ये कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई, वो इंसान जिंदगी भर ना तो कुछ नया ट्राई कर पाएगा, और जब इंसान कुछ नया ट्राई नहीं करेगा तो वो नया सीखेगा नहीं, और जब नया सीखेगा नहीं तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमेशा अगर आप लोगों को मौका मिलेगी कुछ नया ट्राई करना है, तो इस कंफर्ट जोन से आप लोगों को अपने आप को बाहर निकालना है और पुश कर कर आप लोगों को अपने आप को आगे लेकर जाना है। तभी लाइफ में आप लोग कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया बन पाएंगे। वरना जहां पर आज हैं, आने वाले 5, 10, 15 साल में भी आप लोग अपने आप को वहीं पर ही पाएंगे। और एक ऐसा इंसान जो आप लोगों के साथ में हुआ करता था कभी, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया, तो वो आप लोगों से बहुत आगे पहुंच जाएगा। और फिर आप लोग पीछे मुड़कर देखोगे और बोलोगे यार काश उस टाइम पर कुछ ऐसा कर लिया होता। उस टाइम की या फिर इस टाइम की बात नहीं है। अगर आज ही आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है और आप लोग कुछ नया करना है, आज से ही आप लोग ट्राई कर कर देखिए, कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोगों की लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोग चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कोई भविष्यवाणी होगी, कोई पंडित आकर, कोई पतरा देखकर, कोई मौलवी आप लोगों को बताएगा कि हाँ यार ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें यार आप लोगों के हाथ में है। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आज से आप लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ही दिनों बाद आप लोग अपनी बॉडी में चेंजेस नजर आने लगेंगे। आज से ही आप लोग अगर अपनी बॉडी को एक अच्छा खासा एक पानी पिलाना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को अच्छे सा पानी पीना चाहिए, ठीक है, तो हाइड्रेटेड करना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग अपने चेहरे पर ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग जैसे आज से अगर लिखना स्टार्ट कर देंगे, कुछ दिनों बाद आप लोग अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा। तो कंफर्ट जोन छोड़िए और जो भी आप लोगों को मन करता है वही आप लोग अचीव कर सकते हैं। कोई भी आप लोग के रास्ते में नहीं आएगा सिवाय आपके। कल आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर फुल मून था, तो कंप्लीट मून जो आप लोगों को ये फर्स्ट लूनार इक्लिप्स बोला जा रहा है इस साल का, यानी कि 2021 का। तो किस किसने देखा ये फुल मून? ये 2019 में जब फुल मून था तब मैंने ये पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। तो ये फुल मून आप लोग देखते हैं, और यहाँ पर फुल मून तो दिख रहा है पर लेकिन मून के बराबर में मैं नहीं दिख रहा हूँ ठीक है। तो ये चीजें कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, इनको जब भी आप लोगों को टाइम मिले, मतलब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो तो उनको कैप्चर जरूर कीजिए। आगे कभी आप लोग इनको देखोगे तो अच्छा लगता है देखने में। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी सी जिंदगी में, उन्हें कहते हैं कि इंटरेस्ट बनाए रखती है। ओके, अंडमान निकोबार वाला एरिया कई बार न्यूज में रहता है। अभी आप लोगों को पता है उस एरिया में डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, तो इसके चलते आप लोगों से बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है कि अंडमान जो निकोबार वाला एरिया है उसको किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या है इसका आप लोग बताइए, फिर वीडियो के एंड में तो आप लोग को आंसर मिल ही जाएगा। तब तक आप लोग जो है इस आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और एक आर्टिकल तो ऐसा है, मतलब पढ़कर ना मजा आ गया मेरा। मैंने कहा ऐसा आज की डेट में, वो भी आजाद देश में ऐसा हो रहा है। ये भाई साहब हैं, भाई साहब क्या बोलूं बस इनको, ये हैं लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, और इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि अपुनिची भगवान है, यानी कि ये अपने आप को भगवान मानकर बैठ गए। कुछ ऐसा काम इनके द्वारा कर दिया गया कि यहां से जो बाहुबली था वो चला गया और ये भल्लाल देव बनकर बैठ गए। और क्या क्या इनके द्वारा किया गया तो आप लोग जानोगे तो हैरान हो जाओगे। लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि काफी कटी हुई नजर आती है एक साइड में, उसके बारे में न्यूज ज्यादा सामने निकल कर नहीं आती है। अगर ऐसा कुछ दिल्ली में हो रहा होता तो अब तक पूरे देश में बवाल चल रहा होता। अभी आप लोग जानिएगा तो आप लोगों को मजा आएगा। एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले आइए आज के न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जान लेते हैं जिससे कि आप लोग अपडेट हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है साइक्लोन यास के बारे में। कहने के लिए तो ये इसका मतलब होता है सुगंध अच्छी महक, यैस्मीन इसका नाम दिया गया वैसे चीजों को देखने के लिए ओमन के द्वारा। पर लेकिन जैसी हरकतें ये साइक्लोन कर रहा है, इसका नाम इसको सूट नहीं बैठ रहा है। इसके द्वारा काफी ज्यादा यहां पर अभी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। उड़ीसा वाले एरिया में 4 लोगों की जान गई और एक यहां पर बंगाल में यहां पर लोगों की जान गई। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये जो साइक्लोन है ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बोला भी गया था कि 26 जो मई को ये साइक्लोन उड़ीसा और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जो बे ऑफ बंगाल की साइड में पड़ते हैं, इन पर ये काफी ह्यूज इंपैक्ट यहां पर डाल रहा है।
इवन अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से जब कोई साइक्लोन आता है तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, कई लार्ज स्केल में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई बंद हो जाती है। इसी के साथ में और भी जैसे कि पेड़ गिर गए, इसी के साथ में जो बिजली के जो वायर टूट गए, जो खंबे वगैरह होते हैं वो गिर गए, पानी बहुत ज्यादा भर गया। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, नॉर्मली आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, जब साइक्लोन आता है हम लोग ये तो बातें काउंट कर लेते हैं कि कितने सारे लोगों की जान चलेगी। क्या आप लोगों ने कभी ये काउंट किया कि उस टाइम पर कितने सारे जीव जंतु की जान जाती है? आप लोग ये समझिए जिनको हम लोग काउंट नहीं करते। छोटा सा उदाहरण अगर मैं आप लोगों को दूं, आप लोग इसको कभी सोचते भी नहीं होंगे, जब साइक्लोन आता है तो कितने सारे कीट पतंगे मर जाते हैं। जैसे चींटी हो गया और भी बहुत सारे कीट पतंगे मर जाते होंगे। इसी के साथ में जब साइक्लोन आता है इंसानों की काउंट हम कर लेते हैं, बाढ़ आती है, पर लेकिन बाढ़ में कितने सारे जीव जंतु जैसे कि भैंस, गाय वगैरह इनकी भी जान जाती है दुनिया भर की। उसकी वजह से उस एरिया में महामारी आने के चांसेस भी बन जाते हैं। वो चीजें हम लोग कभी काउंट नहीं करते हैं। तो ये एक ह्यूज डैमेज होता है, यहां पर इंसानों की जान बचा लेते हैं, चलिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन इनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये वेरी सीवियर जो साइक्लोन है, वेरी सीवियर किस बेस पर बोला गया? क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 118 से लेकर 221 किलोमीटर प्रति आवर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में डाला गया है। ये सीवियरिटी डिसाइड कौन करते हैं? तो हमारी कंट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं आप लोग IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बताता है कि ये कैसा साइक्लोन है, ये किसके अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। अब इतनी बात बता दी तो अब ये तो बता दीजिए इसके मिनिस्टर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जिनका नाम आप लोगों को बताना है। ये जो यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये काफी बेसिकली इसके बारे में फोरकास्ट भी करती है। सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं, यहाँ पर IMD काम करता है। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको आप लोग WMO बोलते हैं, उसका एक ऑफिस भी है यहाँ पर। ये अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें इसके 6 ऑफिस है, तो उसमें से एक ऑफिस हमारी कंट्री का ये IMD है। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। 4 तरीके की कलर वार्निंग इसके द्वारा दी जाती है। कलर जैसे कि ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ग्रीन का मतलब होता है कि बिंदास मजा करो, ऑल इज वेल, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है 3 में बोला गया ऑल इज वेल, तो वही ऑल इज वेल वाली बात यहाँ पर चल रही है। येलो का मतलब होता है कि बी अवेयर, यानी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर होना चाहिए, आंखें खुली रखना, सो मत जाना वरना रात को चोरी हो जाएगी। ऑरेंज का मतलब होता है कि बी प्रिपेयर, अपनी बंदूक लेकर बैठ जाओ, रात को चोर आएंगे ही आएंगे। अब रेड का मतलब होता है आ चुके हैं भाई साहब, घर में घुस चुके हैं, एक्शन लो, तुरंत उठा के मारो, पटको उनको, जो भी है यहाँ पर ये। तो ये स्टेप आप लोगों को लेने पड़ेंगे। तो ये IMD के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा यहाँ पर ये वार्निंग जारी की जाती है। तो आंख बंद कर आंसर बताना IMD के द्वारा। फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन बन गया और बोलोगे सर पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था, आप लोगों ने रिविजन नहीं किया, ठीक है, ठीक है। कई बार बता चुका हूं, जब जब कोई साइक्लोन आता है न्यूज़पेपर सुनने के फायदे यही रहते हैं, रेगुलर आप लोग रिपीटेड चीजों को सुनते रहते हैं तो आप लोगों के माइंड में वो चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए आज की डेट में जो ये व्हाट्सएप जैसी कंपनी है ना, ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि कंट्री की गवर्नमेंट को चैलेंज करने आ जाती है। इतना बड़ा इनका बेस हो जाता है किसी भी कंट्री के अंदर में, ये कई बार तो अपनी मनमानी चलाती है। पर लेकिन यहाँ पर वो बात छोड़कर एक दूसरी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जो हमारी जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 26 फरवरी को कुछ गाइडलाइन लाई गई थी। ये जो गाइडलाइन थी इनमें ये बोला गया, जिनको IT रूल करके भी बोला गया, कि हमारी कंट्री में आजकल में जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको बेसिकली इन गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। गाइडलाइन में क्या था, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी यहाँ पर, उसमें एक बात बोली गई कि ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, फर्स्ट ओरिजिनेट का जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होता है उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की बात की गई। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को लगता है कि देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग हैशटैग गड़बड़ी इन द कंट्री कर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा एक हैशटैग चला दिया कि देश के अंदर गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कोई हैशटैग चला दिया कि हमारी देश में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आप लोगों ने इस तरीके से, तो वो जो हैशटैग है वो यहाँ पर वायरल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने ये सजेस्ट किया कि हाँ ये हैशटैग चलाना है, ठीक है, जैसे कई सारे जो बच्चे हैं, जब आप लोगों को देखने को मिला कि मोदी रोजगार दो, तो वो हैशटैग चलाया गया। तो किसके द्वारा वो हैशटैग स्टार्ट किया गया, तो वो फर्स्ट ओरिजिनेटर हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई व्हाट्सएप पे ऐसा कोई मैसेज शेयर किया जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप आज के डेट में एक पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहां पर फेक न्यूज, उल्टी सीधी हरकतों का अड्डा माना जाता है। पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, ये व्हाट्सएप जो है ये बोलता है कि हम ना अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके रखते हैं, यानी कि A पर्सन एक हो गया, B पर्सन ये हो गया। यहाँ पर अगर A B को कोई व्हाट्सएप भेजता है तो यहाँ पर A और B ही समझ पाएंगे, तीसरा कोई पर्सन नहीं समझ पाएगा। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई साहब आप लोग बताओ कि किसके द्वारा वो सेंड किया गया है। तो व्हाट्सएप ये बोल रहे हैं तो प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, और हम लोग प्राइवेसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये तो वही प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हैं और डेटा का यूज करने की बात करें व्हाट्सएप निकाल के फेसबुक के लिए
ऐसी प्राइवेसी है नहीं, मतलब तुम करो तो ये तो वही बात होगी, मैं करूँ तो रासलीला, और नहीं कि सब करे तो रासलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, तो वो वाली कंडीशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वही वायलेशन यहाँ पर व्हाट्सएप खुद कर ले तो सही है, अब गवर्नमेंट पूछ रही है तो गलत है, पर हाँ ये भी बात है कि प्राइवेसी हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट भी है। केस पुत्तास्वामी केस आया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार रिपीटेडली इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं, याद हो जाना चाहिए। हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, तो आर्टिकल कौन से हैं 12 से लेके 35 तक, इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इसके अंदर आर्टिकल 21 जब आप लोग देखेगा तो ये बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। इंसान जब पैदा होता है राइट टू लाइफ उसकी होती है, राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी आ जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया 2017 में, केएस पुत्तास्वामी केस, उसने बोला कि राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पर लेकिन व्हाट्सएप भी इसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से व्हाट्सएप आरोप लगा रहा है कि ये लोगों की प्राइवेसी का हनन है, ये सिटीजन राइट का हनन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो व्हाट्सएप ने सीधा सीधा दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नए आईटी रूल हैं उनको चैलेंज कर दिया। देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, फेसबुक कह रहा है कि सारे रूल में फॉलो करूंगा, और व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं यहां पर आपको चैलेंज करूंगा। यानी कि पापा जो है वो फॉलो करने के लिए तैयार है, पर बच्चा जो है वो यहां पर अड़ गया है। पर लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा। वहां पर डायरेक्ट पब्लिक में पोस्ट की जाती है और सबको पता रहता है किसके द्वारा पोस्ट की गई, पर लेकिन व्हाट्सएप पर कौन क्या सेंड कर रहा है वो बेसिकली इनकरप्टेड रहता है, कोई इसको पढ़ नहीं सकता है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, कंफ्यूज मत होना, तो दोनों की अलग अलग एरिया है, ठीक है। तो सेंटर बोल रहा है कि जो भी हम लोगों ने आईटी रूल लेकर आए थे यहां पर, तो 26 मई तक हम लोगों ने बोला था इंप्लीमेंट कीजिए। किस किसने इंप्लीमेंट करा, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आ जाओ, और जिसने इंप्लीमेंट नहीं किया वो मुर्गा बन जाओ, ठीक है। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई। तो यहां पर जो ये रूल लाए गए थे ये कई सारे लोगों के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किए गए, तो उसके चलते जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएटरी कौन होता है, यूट्यूब आप लोग देखिए, लेक्चर बनाने वाला मैं हूं और देखने वाले आप लोग हैं, बीच में यूट्यूब क्या हो गया, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये कैसा है, जैसे किराए पर आप लोग दुकानें लेते हैं जाकर, वहां पर अपना सामान जाकर आप लोग बेचने लगे, कोई काम करना स्टार्ट कर दें, तो ये एक तरीके से किराए की दुकान ही आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि YouTube से जितनी भी अर्निंग आती है उसकी 50% अर्निंग जो है वो YouTube रख लेता है, और YouTube आज की डेट में और भी ज्यादा है, मतलब वो नहीं कहते कि YouTube आज की डेट में और भी ज्यादा चालाक होता जा रहा है। देखिए YouTube ने अभी क्या किया, जो भी आज की डेट में वीडियो अवेलेबल है, जैसे वीर तालियान जो है, अगर आप लोग देखिएगा, जो वीर तालियान यूट्यूब चैनल है उसको मैंने वीर टॉक्स नाम चेंज कर दिया उसका, ठीक है। अब कुछ भी बातें हुआ करेगी जो भी फनी या फिर जो भी आपकी मोटिवेशन, कुछ छोटी मोटी बातें आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी है, तो वीर टॉक्स करके चैनल है, जो कि एक स्टेपनी है इस पर्टिकुलर चैनल की। कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो वहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली वीडियो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और वैसे बीच बीच में इंटरेक्शन करते रहेंगे। वो चैनल मोनेटाइज नहीं है, पर फिर भी उसके ऊपर ऐड आते हैं, जो वीडियो अच्छी चल चुकी है उसके ऊपर ऐड आते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि यूट्यूब ये बोल रहा है कि चैनल पे मोनेटाइजेशन हो चाहे ना हो, हम उस पर ऐड दिखाएंगे और पैसा कमाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, अब उनको और कम पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 100 ऐड है, तो ऐड तो 100 के 100 ही रहेंगे, अगर 100 ऐड आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अब ये क्या करेगा, ये उनको ऐड न देकर, जो ऑलरेडी यहां पर जो पैसा, जो जैसे मान लीजिए मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उस पर कम ऐड देकर ये ऐड कहां जाते देंगे, ये उन चैनल पर ऐड देंगे जो मोनेटाइज ही नहीं है, तो वहां पर ऐड भी दिख जाएंगे लोगों को और इनका पैसा बन जाएगा। जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, संदीप महेश्वरी सर का आप लोगों ने यूट्यूब चैनल देखा होगा, एक ह्यूज यूट्यूब चैनल है वो, तो उनके द्वारा एक अभी पब्लिक में एक उनके द्वारा एक इंफॉर्मेशन जारी की गई कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे YouTube चैनल पर जो है ऐड आए, क्योंकि ऐड उनका रेवेन्यू सोर्स नहीं है, उनका खुद का बिजनेस है जहां से वो काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो YouTube पे जस्ट वो एक तरीके से लोगों को अवेयर कराने के लिए आते हैं, पर लेकिन YouTube की पॉलिसी आ गई कि अब उस पर ऐड लगाने हैं। अब उनके पास में तो पैसा जाएगा नहीं, अब सारा पैसा YouTube अपने पास रख लेगा, तो YouTube फोर्स करता है यहां पर। इसी तरीके से आप लोग कई सारी चीजें और देखने को मिल जाती हैं। YouTube ने पिछले, जैसे जब YouTube पहले जो पैसा दिया करता था तो अच्छा खासा पैसा दिया करता था, अब YouTube ने पैसे को घटाकर इतना कम कर दिया आज की डेट में कि कई सारे यूट्यूबर अलग अलग चीजें खोजने लगे कि आप रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो ये जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, कई बार दादागिरी दिखाने लगते हैं किसी भी कंट्री के अंदर आकर, जैसे कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, मनमानी चलाने लगते हैं, तो ये कई बार देश से बड़े हो जाते हैं। तो उससे यहां पर ये लगता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है, उसकी ही हेजेमनी को ये एक तरीके से उंगली दिखाने लगते हैं। तो ये भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा यहां पर, अगर YouTube के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग जाएंगे ना तो YouTube के ऊपर, तो YouTube को आप लोगों को ज्वाइन बटन देखने को मिलता है। ये ज्वाइन बटन इनके द्वारा इसीलिए लाया गया था ताकि जो यूट्यूबर हैं उस यूट्यूबर को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि इनके द्वारा रिवेन्यू जो है वो काफी कम कर दिया गया, तो ताकि जो यूट्यूबर हैं वो यूट्यूब छोड़ के न भागने लगे। तो इसके चलते इनके द्वारा क्या किया गया, एक ज्वाइन बटन ला दिया कि अगर किसी को लगता है कि ये जो चैनल है अच्छा प्रोवाइड करा रहा है, तो जनता डायरेक्ट जाकर उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये वो तरीका यहां पर आप लोगों को देखने को मिला।
आप लोगों ने यहां पर देखा भी होगा, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है इसमें कुछ फैसिलिटी भी इन्होंने प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी। फिर जैसे कि वैसे तो ये रेवेन्यू से पैसा नहीं दे रहे हैं, पर लेकिन यहां से अगर कोई इसको मेंबरशिप के तरीके से ऐसे अगर ज्वाइन करता है तो इसमें कंडीशन क्या हो जाती है कि वो जो है पर्टिकुलर जैसे यूट्यूबर हो गए, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं, तो वैसे तो सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं यहां पर, आप लोग देखिए 8,35,000 है, पर लेकिन ये जो मेंबर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराने लगे, ताकि जो यहां पर इनको कुछ फायदा एक्स्ट्रा देखने लगे। यानी कि इन मेंबर्स के कमेंट मेरे पास में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, उसके चलते जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अलग से सेक्शन बनाते हैं जो पब्लिकली नहीं दिखेगा, ये उसी पर्सन को दिखेगा जिसका जो यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर अलग से इनके कमेंट मुझे अलग से दिखने लगे। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी फिर उनको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिए, ताकि जो लोग हैं वो यहां पर इसका पार्ट बनना स्टार्ट हो जाए। और इससे ऐसे भी लगता है कि यहां पर एक तरीके से अगर कोई आगे चलकर कुछ और चीजें क्रिएट करना चाहता है तो उसको सपोर्ट मिल सके। तो ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि खुद पैसा देना नहीं चाहते हैं, पर लेकिन हाँ अगर वो एक तरीके से कोई बिजनेस कर रहा है, उस पर बैठकर कुछ बेच रहा है, तो उसको वो अपने आप अपने कस्टमर से, अपने जो लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये कई सारी फैसिलिटी इनके द्वारा प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है ज्वाइन बटन, ये यूट्यूब की साइड से मिला हुआ बेसिकली एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि अगर किसी पर्टिकुलर चैनल को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये इनके द्वारा तब लाया गया जब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के जो पैसे हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा कम किए गए। तो ये ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी आप लोगों को यूट्यूब में देखने को मिल जाएगी। अगर व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप जो है अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को आने वाले टाइम में ये भी बोलता है कि जो वैसे वाला नहीं है, वैसे वाला मॉडल है आप लोगों का जो बेसिकली एक बिजनेस वाला जो मॉडल इसमें यूज किया था, वहां पे एड वगैरह दिखाना स्टार्ट करेगा। तो सारा जो गेम है ना ये सारा पैसे के ऊपर घूमता है। ठीक है, आज की डेट में जैसे व्हाट्सएप है, ये ऐसे ऐसे हरकतें क्यों करते हैं अभी, आखिर यूट्यूब जो है ये पैसा क्यों लेता है, अगर आप लोग इससे पूछें, मतलब यूट्यूब एडवर्टीजमेंट जो आते हैं और फिर जो क्रिएटर उनसे पैसा क्यों लेता है, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं ना यूट्यूब के ऊपर, वो जो वीडियो रहती है अगर उसको आप लोग ध्यान से देखेगा, अगर डाउनलोड करके देखेगा, तो कोई 500 MB की वीडियो रहती है, कोई 1 GB की भी वीडियो रहती है, तो इसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाना पड़ता है, जिसके लिए इनको काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, पूरे प्लेटफॉर्म को मेंटेन रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो उसके लिए यहां पर ये उसका मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं। पर लेकिन वही बात है कि अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं 100 रुपए, तो उसमें से 50% के करीब यहां पर यूट्यूब रख लेता है। तो इसके चलते कई बार ये भी बातें की जाती है कि चाइना अच्छा है, अपनी कंट्री में अपना प्लेटफॉर्म है, कम से कम अपना पैसा अपनी गवर्नमेंट के पास में जाएगा, अपने देश में डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए कई बार जैसे अभी ट्विटर का अल्टरनेटिव कू ऐप आ गया मार्केट में, ठीक है, पर लेकिन कितना इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं, क्या गवर्नमेंट के प्रेशर में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो वो भी देखने वाली बात हो जाती है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपने इर्द गिर्द आप लोगों को देखते हुए आप लोग नजर आएंगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को इंगेज रखने का काम करती है। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें यहां पर निकल कर आती हैं। पर लेकिन इसी के साथ में प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना डेटा जो है लोगों का ले रहे हैं और कितना उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी एक बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता कैसे है बेसिकली। तो अभी मैं जब संदीप महेश्वरी सर के बारे में जब देख रहा था तो उनके द्वारा ये बात भी बोली गई कि उनका जो चैनल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक चैनल है जो कि मोनेटाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मोनेटाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, उससे उनको ऑलरेडी जो उनका बिजनेस चल रहा है उससे ह्यूज मनी उनको मिल जाती है, जिससे सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर एक इंसान की अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो उसको लेकर यूट्यूब को डिक्टेटरशिप नहीं करनी चाहिए कि एडवर्टीजमेंट लगाएंगे लगाएंगे। यार ये अपने बंदे के ऊपर डिपेंड रहने दो कि उसको क्या करना है उस पर्टिकुलर चीज से, आप लोग उसको फोर्स क्यों कर रहे हो। तो ये चीज पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आई जब मैंने अभी यहां पर इस चीज को देखा, तो ये गलत चीज है इस तरीके से। ठीक है, अगर अभी बात करें यहां पर, अगर बात की जाए नेक्स्ट यहां पर फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है, 20 लोगों को गलत डोज दे दिया, यानी कि देनी थी कोवैक्सीन, कोई सी और दवा उनको पिला दी गई। ऐसी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दवाई लेने से पहले एक बार जांच लेना कि सही दवाई पी रहे हो, पता चला कुछ और दवाई पिला दी और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी 26 मई जो है वो ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया हमारी कंट्री में। जो किसान है उनके द्वारा 6 महीने पूरे हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते करते, पर अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो इसके चलते ये वाली दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है, अभी रिसेंटली जो गंगा रिवर के किनारे पर कई सारी जो डेड बॉडी है उनको दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। तो उसी के चलते यहां पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद वाला एरिया है, प्रयागराज जिसको आज के में आप लोग बोलते हैं, तो वहां पर जो एडीएम है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एएसपी, उनकी मेंबर की कमेटी बनाई गई और ये बोला गया कि इसको स्टडी करेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं, क्या कोविड-19 की मरीज है या फिर कोई और दिक्कत है, तो उसको चलते यहां पर स्टडी करने की बात की जा रही है। पता चला किसी और की रंजिश निकाली जा रही है, मार मार कर लोगों को दफनाया जा रहा है, तो वो भी यहां पर पता होना चाहिए। कंट्री के बारे में अगर बात करें तो हमारी कंट्री में कल 2 लाख के करीब नए केस देखने को मिले और लगभग 3,500 के करीब नंबर ऑफ डेथ देखने को मिली। तो यहां पर नंबर ऑफ केसेस तो थोड़े बढ़ गए, पर लेकिन डेथ जो है वो घट गई। तो एक साइड में थोड़ी बुरी खबर, एक साइड में थोड़ी अच्छी खबर। तमिलनाडु में यहां पर केस देखने को मिले सबसे ज्यादा, केरला में दूसरे नंबर पर। तो ये इसके बारे में एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है।
अभी आप लोगों को पता है सुशील कुमार साहब जो है इनको पकड़ लिया गया है। अभी यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है उस जो पर्सन के द्वारा जो कि फादर हैं सागर के, जिनकी डेथ हुई यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, कि सुशील कुमार से उनका जो मेडल वगैरह है वो छीन लेना चाहिए। यहाँ पर उनके जो भी इनको जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं पुरस्कार दे रखे हैं वो सारे रिटर्न ले लेने चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि जो जो चीजें यहाँ पर मिली हुई है वो रिटर्न ले लेनी चाहिए? आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आंग सांग सुई की जब उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, दिखना को मिला कि रोहिंग्या कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा था म्यांमार में, तो उनके लिए भी ऐसे ही कुछ गुहार लगाई गई थी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए। अभी यहां पर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया कि सेंटर ने जो अपना पल्ला झाड़ लिया है आज के दिन में और स्टेट को बोला है कि वैक्सीन प्रोवाइड कराओ, तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। ये एक सबसे बड़ी भूल होने वाली है क्योंकि इससे काफी लार्ज स्केल पर केस बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इतना रेवेन्यू नहीं है। और 18 से लेकर 44 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है वो भी ह्यूज पॉपुलेशन है, तो ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि संविधान में 7वें शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है हेल्थ सब्जेक्ट, तो ये बोलकर सेंटर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। चलिए देखते हैं जो भी है। बाकी ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी और इंटरेस्टिंग लगी, फनी। आप लोगों को जरूरत नहीं है कपिल शर्मा शो देखने की या फिर कोई फनी चैनल देखने की, अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स देखते रहो ना, तो आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। एक यूपी के मिनिस्टर हैं, उनके ब्रोदर को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो सेक्शन होता है जिनको एक टाइम की रोजी रोटी भी ना मिले, उस कोटे के तहत इनको यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर सिद्धार्थ नगर में। समझ रहे आप लोग? जब ये बात सामने निकल कर आई तो इसके ऊपर काफी हाउल्ला हुआ, तो तब जाकर यहाँ पर इनके द्वारा इसको छोड़ा गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो गरीबों के लिए बनाया गया है, उसमें मिनिस्टर के भाई साहब जो है वो यहाँ पर अपनी जॉब क्रिएट करके बैठ गए। तो इस तरीके की लेवल की चीजें बस आप लोगों को अपने मिनी इंडिया में ही देखने को मिल सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश। तो वाह क्या बात है, मजा आ गया सुनकर। चलिए आगे चलते हैं। मतलब शर्म नहीं आती ना, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लेनी चाहिए कि हाँ क्या करने जा रहे हो यार, एक तरीके से मतलब क्या मतलब हो क्या रहा है ये देखो तो सही 1 मिनट के लिए। आगे बात करें यहाँ पर आसाम के, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इंपॉर्टेंट भी लगा और प्यारी न्यूज लगी। देखिए आप लोग भी कोई ना कोई स्कूल में होगा या कोई ना कोई कॉलेज में दोस्त होंगे आप लोग, वो आज के डेट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी ऐसा किया गया, आसाम के अंदर जो स्कूल मेट्स थे उनके द्वारा मिलकर रीयूनाइट हुए और कोविड के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर उनको जिसको खाने की जरूरत है खाना पहुंचा रहे हैं और भी कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे मिलकर पेड़ लगा सकते हैं। साल में अगर आप लोग चाहे तो एक पेड़ लगा सकते हैं कम से कम, ठीक है। मिलकर आप लोग लोगों की हेल्प कर सकते हैं, गरीब बच्चों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। यार इंसान के अंदर इच्छा होनी चाहिए, इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण लगने को देखने को मिला यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर इस तरीके के उदाहरण आप लोग एस्से के अंदर या फिर एथिक्स के अंदर अगर लिखने के लिए आप लोग यूज करें तो ये लाइव एग्जाम्पल होंगे और आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। लक्षद्वीप के बारे में आर्टिकल आएगा तो वहां पर ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बोला जा रहा है केरला के गवर्नर को एंट्री कर लेनी चाहिए रजनीकांत की तरीके से, अगर लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को रोकना है। अगर लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और क्या कर रहे हैं तो वो तो मैं आप लोगों को आर्टिकल में ही बताऊंगा। अभी चलते हैं आगे। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली एक पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर के बारे में। 103 साल की एज में रिसेंटली अभी हम लोगों को छोड़कर चले गए। अच्छा आप लोगों से मैं एक बात पूछूं सॉरी, आप लोग जिंदगी में कितना जीना चाहते हैं? आप लोगों ने कोई एस्टिमेशन ऐसा लगाया कि आप लोग कितना जीना चाहते हैं? एक नहीं कि मोटा मोटा कि यार इतना तो जी के मैं जाऊंगा ही। तो आप लोग बताइए आप लोग एस्टिमेशन कैसा है, तो उसके हिसाब से अपनी हेल्थ को अच्छा रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये एक तरीके से आप लोग जिंदगी जो है अच्छे से जीकर जाइए। हालांकि लंबी ना हो पर जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। पर हाँ अगर हेल्दी रहेंगे तो वो लंबी भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 103 साल जब देखता हूँ ना तो लगता है कि रियलिटी में इंसान ने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन किया होगा। तो यहाँ पर जो इनका नाम है ये है HS डोरेस्वामी। तो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे। इनका जो जन्म हुआ था 1918 में इनका जन्म हुआ था। और हमारी कंट्री में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट पता है कब था? ये था 1940। चलिए फिलिंदा ब्लैंक भरिए, ठीक है, बताइए क्या था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। उसी में नारा लगाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया करो या मरो, अब तो निकाल के फेंक दो इनको देश के बाहर। तो वो वाली चीज थी, तो उसमें पार्टिसिपेट किया गया, उसमें ये जेल के। फिर इमरजेंसी जब रही इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में, उस टाइम पर भी ये जेल में गए। इनकी खुद की मैगजीन जिसका नाम था पूर्वा वाणी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। लास्ट जो कॉलम इनके द्वारा लिखा गया ये था नया पाथ, ठीक है। नया पाथ बेसिकली इनके द्वारा मैगजीन में लिखा गया। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिला। कुछ अवार्ड भी इनको मिले हैं, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रमानाथ ये है यहाँ पर ना गोनका एक्सीलेंस जर्नलिज्म में दिया जाता है। इसी के साथ में भासवा जो यहाँ पर भासवा पुरस्कार जो है यहाँ पर जो बेसिकली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं।
तो ये कुछ बातें हैं। लास्ट जो प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ इनके द्वारा किया गया, कंट्री में हार्मनी बनाए रखने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। 27 मई है आज के दिन, और आज ही के दिन 27 मई को ही हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बीच में नहीं रहे थे। तो 1964 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है, ये है बेसिकली मेकादू। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है जो यहां पर कावेरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर अभी ये बोला जा रहा है कि इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन यहां पर किया जा रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रजनीकांत की तरीके से एंट्री मारी यहां पर और बोला कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो ये किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऊपर से जो कर्नाटक है वो भी इसको लेकर काफी जो यहां पर बेसिकली ये जो बनाया जा रहा है यहाँ पर ये भी, तो इसको लेकर यहाँ पर दूसरा पड़ोसी राज्य भी जो है वो भी यहाँ पर इसको ले रहा है कि वोंट अलाउ द डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर। ये तमिलनाडु ने बोला। ठीक है, ये आप लोगों को चीजें कर्नाटक में देखने को मिल रही हैं। तो तमिलनाडु यहाँ पर इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि जब कावेरी रिवर के पानी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, 4 एरिया में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो कर्नाटक हो गया, एक तमिलनाडु हो गया, एक केरला हो गया। ठीक है, ये आप लोग को 3 तो राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। उस यूनियन टेरिटरी का नाम आप लोग बताइए जिसमें पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कावेरी रिवर का। और ये सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन भी दिया गया था कि कैसे कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो साउथ इंडिया में एक काफी इंपॉर्टेंट ये रिवर है। ठीक है, सीबीआई के नए चीफ बन गए और काफी हाहुल्ले के बाद में चीफ बने, जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। तो इनके द्वारा चार्ज लिया गया सीबीआई के नेक्स्ट चीफ का। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं यहाँ पर ये, जो कि अभी यहाँ पर चार्ज लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चार्ज इनके बाद आया। इससे पहले यहाँ पर ये सर्व कर रहे थे सीआईएसएफ को, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसमें ये चीफ थे। अभी यहाँ पर इनको द्वारा यहाँ पर उसको जो एक पोस्ट थी उस पर ये अब तक अवेलेबल थे। यहाँ पर अभी ये हमारी कंट्री में सीबीआई के चीफ बन गए हैं। ठीक है, अभी कंडीशन ये पूछी जा सकती है कि कौन कौन यहाँ पर इसमें मेंबर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं जो कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट में इसको हेड करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 3 मेंबर का ये हाई पावर्ड पैनल होता है जिनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां पर यह माना जाता है कि उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर की जो रिक्वायरमेंट थी वो किसी और को अपॉइंट करना चाहते थे, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया और इनको अपॉइंट किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये कंट्रोल में रह पाते हैं या फिर नहीं रह पाते हैं और इंडिपेंडेंटली कितना काम कर पाते हैं। ठीक है, चौकसी साहब जो है काफी चौकस थे, पर लेकिन उनको पकड़ लिया गया यहाँ पर डोमेन सीएम है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो एरिया है ये आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में कंपेयर कर लिया कीजिए ताकि माइंड में आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पे इनको पकड़ा गया है, डोमिनिका बोलेंगे शायद इसको। ठीक है, डोमिनिका प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये बेसिकली इनको कैप्चर किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। पंजाब नेशनल बैंक के जो 13,500 करोड़ रुपए का जब घपला किया गया उसमें ये भी एक भागीदार है जिनको पकड़ कर इनकी पिटाई करनी चाहिए। ठीक है, अभी घसीट कर लाया जाएगा घसीटा सिंह की तरीके से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन पर तो इनके द्वारा नेशन को ग्रीट किया गया। तो उसी के बारे में ये बात है। देखिए, नॉर्मली कंट्री में ऐसा होता है, अगर कोई महामारी चल रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मीडिया में आकर जो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पर हमारी कंट्री में ऐसा अब तक देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मीडिया में आकर बातें कर रहे हो इन पर्टिकुलर मुद्दों को लेकर। ये इसके चलते कई बार ये आरोप भी लगाए जाते हैं। ठीक है, कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है एक इतनी ह्यूज डेमोक्रेसी का वो जनता से आकर डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिलहाल जो अभी सेकंड वेव देखने को मिल रही है उसमें कई सारी चीजों को इग्नोर भी किया जा रहा है। तो ये आखिर किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। जयशंकर साहब जो है यहाँ पर अभी जो मिले यहाँ पर यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस से, और कैसे आगे लेकर चलना है क्लाइमेट चेंज और वो सब चीजों को, उनके मुद्दे पर अभी बात की जा रही है। तो देखते हैं आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दवाई को लेकर कैसे लेकर चलना है, उसके मुद्दे पर भी बातें चल रही हैं। यानी कि जो यहाँ पर पेटेंट है उसको कैसे डाइल्यूट करना है, बहुत सारी बात है। बाबा रामदेव के खिलाफ यहाँ पर IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बोला गया कि कोविड-19 को लेकर काफी ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही है लोगों के अंदर रामदेव साहब के द्वारा, तो इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो बाबा रामदेव कांग्रेस से बचकर भागे थे, पता नहीं बीजेपी के राज में क्या होने वाला है, देखने को मिलेगा। अभी चाइना जो है आरोप लगा रहा है यूएसए के ऊपर कि यूएसए जो बोल रहा है ना कि वायरस कहां से निकल कर आया उसको चेक करो, वुहान में लैब में बनाया फिर क्या हुआ, तो ये बोल रहा है कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। सेम ऐसे ही जैसे क्वाड में भी चाइना बोल रहा है कि हमको टारगेट करने के लिए सारी हरकतें की जा रही हैं। तो चाइना जो है काफी रो रहा है इन सारी मुद्दों को लेकर, पर लेकिन रियलिटी तो यही है कि चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तालिबान ने भी अपनी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी और अच्छे लेवल पर बोला जा रहा है तालिबान के द्वारा कि कोई भी पड़ोसी देश यूएसए को अपना बेस बनाने के लिए अलाउ न करना अपनी कंट्री में, वरना हमारे साथ में उसके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। यानी कि
आने वाले टाइम में यहाँ पर ये सर उठा रहा है इस तरीके से, तो दिक्कत देखने को मिल सकती है। जापान में अभी जो ओलंपिक है उसको कैंसिल करने की जो गुहार लगाई जा रही है, तो टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा था यहाँ पर 2020 का, जो कि पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में, अभी यहाँ पर जुलाई में होना था, तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कई सारी पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के, तो यहाँ पर ये अभी फिलहाल जो है क्या चल रहा है, एशियन बॉक्सिंग चल रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वीरेंद्र सिंह यहाँ पर ही देखने को मिल रहे हैं, तो कई सारी पर्सनैलिटी हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो याद रखना यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चल रही है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो अमित जो इनका नाम था यहाँ पर पंघाल, तो ये भी यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। कहाँ पर चल रही है ये याद रखिएगा, दुबई में चल रही है, ठीक है। मिल्खा सिंह जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया आउट ऑफ आईसीयू, काफी एक बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। वाइफ जो है एडमिट की गई है कोविड-19 निमोनिया के चलते। तो देखिए एज होती है तो तब ये कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ नया और काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। टकटकी लगाकर लेक्चर आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहला जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बेसिकली जो अभी कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीनेशन है 18+ उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो तो वही है, कोविड-19 के बारे में बातें की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है नेपाल के बारे में नजर डालेंगे कि नेपाल में क्या चल रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। नीचे वाला जो है ये बेसिकली हिंदुत्व के मुद्दे को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसको मैं काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी झूम कर ये लक्षद्वीप वाला आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी के बारे में बात की जा रही है। देखिए जैसे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसे आर्टिकल ना, जैसे कि बजट से पहले आर्टिकल आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से पहले आर्टिकल आते हैं, कुछ होने वाला होता है तो एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि ऐसा होने वाला है। तो ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है जब हो जाए तब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो वहां से आप लोगों को पता चल ही जाता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब काउंसिल की मीटिंग होगी, क्या क्या चेंज करने वाला है और क्या क्या चीजें, तो वो बेटर होता है। उससे पहले तो ये अपना एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, तो 2 दिन बाद देख लेंगे क्या होगा, उसको अच्छे से समझ लेंगे हम लोग, तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो साइड वाला आर्टिकल अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइड से बात की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, कहाँ पर क्या क्या खर्चे किए जा रहे हैं, और कल्चर को लेकर कई सारे आप लोगों ने देखे कि म्यूजियम को लेकर दिल्ली के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर एक ओवरव्यू देने की कोशिश की जा रही है। तो हल्का सा नजर इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। साइड में जो नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर ये MGNREG के बारे में बात करें, यानी कि मनरेगा के बारे में, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। ये डेटा पॉइंट है यहाँ पर, ये लक्षद्वीप वाले के बारे में, तो देख लेंगे इसको यहाँ पर। और ये क्या दिखा रहा है, इसको देखिए आप लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो है वो 7 साल पूरे हो चुके हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 8वीं साल में जो एंट्री करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर ये दिखा जा रहा है कि कैसे एंट्री होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर पेंडेमिक चल रहा है, तो 7 साल पूरे हो गए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका टाइम पीरियड कैसा देखने को मिला, दोनों ही चीजें लिखेगा, क्या क्या पॉजिटिव्स लगी आप लोगों को और क्या क्या नेगेटिव्स लगे, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोगों ने वोट देकर, हम लोगों ने वोट देकर बना रखा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या चीजें अच्छी लगी और क्या क्या चीजें बुरी लगी। तो एक लेखा जोखा आप लोग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये है यहाँ पर आज के डेट में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, काफी कुछ हरकतें यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिल रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। पर लेकिन इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को अपनी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरीज है उनका एक खाका तैयार दिखाना चाहता हूँ। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है हमारी कंट्री में? आज की डेट में 28 तो राज्य हैं और टोटल मिलाकर 8 ही यूनियन टेरिटरी हैं। कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि 9 यूनियन टेरिटरी हैं, कई सारे अभी 7 लिए बैठे हैं, तो ना तो 7 है ना 9 है, 8 है। वो कैसे? हमारी कंट्री में पहले जो यूनियन टेरिटरी थी, पहले वो देखिए, चंडीगढ़ 1, दिल्ली 2, दादर एंड नगर हवेली 3, इसी के साथ में यहाँ पर दमन एंड दीव 4, तो यहाँ पर ये हो गई थी, ठीक है। लक्षद्वीप था 5, पौंडीचेरी थी 6, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार था 7। उसके बाद में क्या हुआ, हमारी कंट्री में एक नया राज्य क्रिएट हो गया, नया राज्य क्रिएट हो गया यहाँ पर, नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट हो गई एक राज्य को हटाकर। राज्य का नाम था जम्मू एंड कश्मीर, उसको ब्रेक कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, जिस एक थी लद्दाख और दूसरी थी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में इस टाइम पर 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी और राज्य 29 थे। 2014 में हमारी कंट्री में 28 राज्य थे, पर लेकिन यहाँ पर एक नया राज्य बन गया था तेलंगाना को अलग करके, तो यहाँ पर 29 राज्य हो गए थे। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य से हटा दिया तो यहाँ पर 28 राज्य बन गए। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही जम्मू कश्मीर को हटाया गया राज्य की कैटेगरी से, तो राज्य तो 28 रह गए, पर लेकिन यूनियन टेरिटरी जो हो गई वो यहाँ पर 9 हो गई, यानी कि एक राज्य में से 2 यूनियन टेरिटरी बन गई।
तो अब यहां पर ये पूरा फ्रेम बन गया कि 9 यूनियन टेरिटरी होगी और 28 राज्य होंगे। पर फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, दादर और नगर हवेली जो है और दमन एंड दीव जो है, इनको अलग अलग यूनियन टेरिटरी रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको मर्ज कर एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो एक कम हो गई यहां पर, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी में आते हैं, तो टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी है। आजादी के टाइम पर 1947 में हमारी कंट्री में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी थी? अंडमान निकोबार, जिसको आप उसकी में लक्षद्वीप बोलते हैं इसको उस टाइम पर, लेकेडाइस, मैनो, इसको यहां पर मिनिकॉब, और यहां पर ये है अमनदेव, ठीक है। तो ये आइलैंड के नाम दिए जाते थे, फिर यहां पर इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया। दिल्ली थी, मणिपुर, इसी के साथ में त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। तो कई सारे ऐसे एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिलते थे जो कि उस टाइम पर यूनियन टेरिटरी थे। पर लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस कहां रहने वाला है? तो ये है हमारी कंट्री का मैप, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, और यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को लक्षद्वीप। तो ये जो लक्षद्वीप है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आखिर क्या क्या बातें हैं उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक एक देखते हैं, पर लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसमें बात की जा रही है कि यूनियन टेरिटरी जो कि लेजिस्लेचर होता है, विधि जो यहां पर अल्टीमेट कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये एक तरीके से आर नॉट वर्केबल, यानी कि वो काम ढंग से नहीं करते हैं। यानी कि यूनियन की टेरिटरी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहनी चाहिए। अगर वहां पर लेजिस्लेचर है, जैसे कि पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी बात की जा रही है आगे, ठीक है, तो इनको इंडिपेंडेंसी कम से कम देनी चाहिए, कुछ तो काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में यार होगा, हमारी कंट्री में जैसे राज्य हैं, ठीक है 28 राज्य हैं, आखिर यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बनाई ही क्यों? तो उसके लिए आप लोग समझिए, यूनियन टेरिटरी बनाई क्यों गई, यूनियन टेरिटरी की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? तो यूनियन टेरिटरी जो थी वो सबसे पहले यहां पर जो इंट्रोड्यूस की गई कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कंट्री में, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। तो 1956 में जब स्टेट ऑफ फ्री ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, राज्य को डिवाइड करने की बात की गई, तो कुछ ऐसे एरिया सामने निकल कर आने लगे, जब ये लगा कि यार ये राज्य एरिया ना, ये इकोनॉमिकली, कल्चरली और जियोग्राफिकली डिफरेंट है थोड़े से। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई साउथ इंडिया का इंसान आकर रहने लगे, तो वो अलग ज्योग्राफी से निकल कर आया, उसकी कल्चर जो है अलग थी, वहां पर लैंग्वेज अलग थी, तो वो डिफरेंट लगेगा। अब उसने बोला कि मुझे तो रहना उत्तर प्रदेश के एरिया में ही है, तो बहुत सारे साउथ इंडिया के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में आ गए। अब उत्तर प्रदेश में से एक अलग एरिया निकालकर बोल दिया कि यार उत्तर प्रदेश के साथ मैच नहीं करते हैं ये लोग, थोड़ा सा इसको अलग बना देते हैं, यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। तो ऐसा काम यहां पर देखने को मिला, ठीक है, ताकि उसको देखिए ऐसा एरिया जिसको अपनी उसके सराउंडिंग के साथ में भी मर्ज नहीं किया जा सकता, और पॉलिटिकली भी अनस्टेबल है, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जो जब तक हमारे अंदर जाना है तुमको डूबने नहीं देंगे, तो हम तुम्हारा हाथ थामेंगे। अब हाथ थामते थामते ये काम बिल्कुल वही हो गया जो अंग्रेजों के टाइम पर किया गया था। अंग्रेजों ने बोला कि हम यहाँ पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लाते लाते लूटना स्टार्ट कर दिया। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना तकड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि यूनियन टेरिटरी रोने लगी कई सारी की, चल के आ रहे हैं यहाँ पर, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो और ज्यादा रोने लगे। तो वो सरवाइव ना कर पाए अकेला, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हाथ दिया था। पर लेकिन हाथ देकर उनका पोंछा पकड़कर उनको बेसिकली वो नहीं बोला कि हाथ ही निकाल लिया हाथ जड़ से, तो वो वाली चीजें काफी बुरी देखने को मिली। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में कई बार आता है और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ यूनियन टेरिटरी में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर है, और कहीं आप लोग यहाँ पर बेसिकली जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये क्या क्या चक्कर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलता है? तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी। तो ये पोस्ट बना दी गई, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला गया, यानी कि गवर्नर के नीचे, ठीक है। चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में जो है जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वही एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादर और नगर हवेली जो है उसको मर्ज कर दिया गया यूनियन टेरिटरी के तौर पर, तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ पर? ये है प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दादर और नगर हवेली के। अब यहां पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जो कि बात कर रहा है ये यहां पर लक्षद्वीप के बारे में। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम प्रफुल्ल पटेल है यहां पर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, वो पॉलिटिशियन है बीजेपी पार्टी के, और पहली बार हमारी कंट्री में ऐसा हुआ है जब किसी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी है यहाँ पर इस तरीके से। लक्षद्वीप जो है वहां पर टोटल मिलाकर 36 आइलैंड है, याद रखिएगा 36, ठीक है, जो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है अरेबियन सी के अंदर में। जो मैंने देखा ना अरेबियन सी, तो ये अरेबियन सी वाला एरिया हो गया। तो यहां पर ये फैला हुआ है, अराउंड 7,000 के करीब, 70,000 के करीब यहां पर लोग रहते हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब के द्वारा यहां पर कुछ ऐसे काम किए गए जो कि लोगों को खून के आंसू रुला रहे हैं। लक्षद्वीप डेवलपमेंट ये ऑथोरिटी रेगुलेशन लाया गया 2021 का। तो इसमें क्या क्या काम किया गया?
सबसे ज्यादा तो काफी लार्ज स्केल पर जो पावर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में आ गई, वो क्या कर सकते हैं, किसी की भी जमीन छीन सकते हैं, किसी भी लोग को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं, और अगर कोई इसको रजिस्ट करता है तो उसको यहां पर ये बेसिकली सप्रेस भी कर सकते हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है बाहुबली जैसे यहां पर तो भल्लाल देव बन गए, यानी कि इन्होंने पूरी दादागिरी चलानी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा क्या खाना है क्या पीना है उसको भी डिसाइड करने लगे, फूड हैबिट क्या होनी चाहिए लोगों की, उनको पनिश करने लगे। अगर कोई बीफ यहां पर बेच रहा है, खरीद रहा है, तो 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है। अगर 2 बच्चों से ज्यादा आप लोग हो गए तो आप लोग पंचायत में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिना किसी रीजन के किसी भी इंसान को उठाकर जेल के अंदर डाला जा सकता है, और यहां पर ये खुद डिसाइड करेंगे उसको, जिसको यहां पर गोंडा एक्ट का नाम भी यहां पर दिया गया। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर बोलेगी, यानी कि गुंडा एक्ट इसको बोला गया कि एक तरीके से यहां पर अगर कोई ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से आज के प्रेजेंट टाइम पे जो डेमोक्रेसी है उसको ताक पर रखते हुए यहां पर ऐसी ऐसी चीजें अभी लक्षद्वीप में देखने को मिल रही है। तो ट्रेडिशनल जो फिशिंग कम्युनिटी थी, जो मछली पालन से अपनी जिंदगी व्यतीत किया करती थी, अब नई रेगुलेशन आई तो उनको कोस्टल एरिया में जाने से ही मना कर दिया गया। उनको ये लग रहा था कि यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से कोस्टल एरिया को डिमोलिश कर रहे हैं। यहां पर एक तरीके जो कोस्टल एरिया में जो उनके जो शेड बना रखे थे, उनके जो पकड़ने की मछली रखने की जगह थी, वो सारी चीजें उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई और बोला गया कि कोस्ट गार्ड एक्ट को यहां पर ये हनन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ऐसी भी चीजें देखने को मिली। डेयरी फार्म जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कई सारे शट डाउन कर दिए गए। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि रियलिटी में एक नई इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक मनमानी चलाई जा रही है पूरी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। तो ये है यहाँ पर, तो ये यही शब्द मैंने बोला कि कभी कभी तो लगता है कि अपुनीची भगवान है, तो ये अपने आप को वहां पर भगवान समझने लगे। तो इसके चलते काफी ज्यादा रोज देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ अगर दिल्ली में देखने को मिल जाता तो पूरे देश में बवाल हो जाता, पर लेकिन ये कटा हुआ एरिया हो गया साइड से, तो इसलिए कोई ज्यादा बातें कर नहीं रहा है। अगर बात करें कुछ और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट के नाम पर जो लक्षद्वीप के जो लोग हैं और जो फ्रजाइल इकोसिस्टम है उसको एक थ्रेट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि सारी चीजें अच्छी नहीं रहने वाली है। तो मिस्टर प्रफुल्ल जो है वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है कि कोई पहली बार ऐसी कंट्रोवर्सी में आए हैं, यानी कि हम तो पहले से ही ऐसे कारनामे करते हैं कि लोग पहले से ही हमको याद रखते हैं। तो अभी इससे पहले यहां पर मुंबई पुलिस के द्वारा इनको एक्यूज ठहराया गया था, क्योंकि 7 बार यहां पर दादर और नगर हवेली के जो एमपी थे यहां पर, जिनका नाम था मोहन देलकर, उनकी रिसेंटली सुसाइड नोट्स पाया गया और उसमें उनके द्वारा इनका नाम दर्ज कराया गया था अपने सुसाइड नोट में। पर फिर भी आप लोगों को पता है जो पावर में गवर्नमेंट होती है उसके जो लीडर होते हैं उनके ऊपर कोई इसका ज्यादा वो बेसिकली में कंट्रोल होता नहीं है। तो यहां पर आराम से ये अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठे हैं लक्षद्वीप के अंदर में, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं पहली बार किसी पॉलिटिशियन को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, वरना ऐसे पॉलिटिशियन को अब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया गया था। और जो इस तरीके से यहां पर अगर बात करें, यहां पर आज की डेट में जैसे कि इनके द्वारा बोला गया लैंड जो है मेरे हाथ में, अगर लैंड तुम्हारे हाथ में है तो कल को क्या होगा, ये किसी बाहर वाले को लैंड बेच देंगे, कोई बड़ा बिजनेसमैन आएगा वो लैंड खरीदेगा, यहाँ होटल बनाएगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एरिया है वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके से जो यहाँ पर लोकल एरिया पर जो एक डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी ये यानी कि गलत एडवाइस है ऐसा जो यहाँ पर किया जा रहा है। अभी ये आवाज 2 जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनके द्वारा उठाई गई, केरला के जो केसी वेणुगोपाल हैं जो कांग्रेस के, उनके द्वारा, और इसी के साथ में इलामारम जो बेसिकली इलामारम करीम जो यहाँ पर सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट के जो लीडर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बोला गया कि इस एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुला लो वरना दंगे हो जाएंगे वहां पर। देखिए अगर आज के डेट में से मैंने बोला ना अभी ये एक तरीके से क्यों बनाई गई थी यूनियन टेरिटरी, क्योंकि कल्चर में हिस्टोरिकली सिचुएशन अलग अलग है, वहां पर अलग लोग अपने हिसाब से रहते हैं इसलिए बनाई गई। पर लेकिन जैसे यहां पर इसको टैकल किया जा रहा है वो सही तरीका नहीं है। तो सेंटर जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जैसी हरकतें कर रहा है वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये कोई लाइसेंस नहीं है कि आप लोग जाकर वहां पर लाइसेंस मिल गया एडमिनिस्ट्रेटर को और दादागिरी गुंडागिरी दिखाए, वो नहीं होना चाहिए। तो जो आइलैंड पर रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये पूरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब एंजॉय किया तो यार क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, तभी तो मजा आएगा मेरा भी कि आप लोगों ने एंजॉय किया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बता रखी है कैसी कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ये इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ लैंड के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। शेयर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है यहाँ पर वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो सारी चीजें यहाँ पर ओवरऑल जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। शेयर ऑफ जो पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है तो मुस्लिम कम्युनिटी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो एससी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बीफ कंजप्शन करती है यहाँ पर 65% पॉपुलेशन, जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अल्कोहल के बारे में बात करें तो यानी कि जो इनका बेसिक नेचर है उसको चेंज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है तो आप लोग जरूर बताएगा। ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दिया इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल के साथ में क्या चल रहा है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर नेपाल का वो काम है, आप लोगों ने देखा होगा ना, एक सीरियल आया था, ये ओए चचा डांस हो गया, अब थोड़ा रुक जाओ, चचा लगे हुए डांस करने में। तो नेपाल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। नेपाल का अगर आप लोग पहले मैप देखिएगा तो आप लोग समझ पाएंगे, नेपाल के अंदर भी कुछ ऐसे ही डांस कर रहे हैं ये वाले चचा। ये वाले चचा कौन है इनको समझेंगे, अभी टर्मोइल क्या है नेपाल के अंदर वो भी समझेंगे, क्या गहमा गहमी चल रही है नेपाल के अंदर। पहले नेपाल को मैप में देखिए, हमारा पड़ोसी देश है उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर हो गया वेस्ट बंगाल और यहाँ पर हो गया सिक्किम। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग को नेपाल का देखने को मिलेगा। तो नेपाल जो है हमारी कंट्री कितने राज्यों को टच कर रहा है, तो हमारी कंट्री के टोटल मिलाकर 5 राज्यों को टच कर रहा है। वेस्ट बंगाल आप लोग भूल जाते हैं, मत भूलिएगा, और फिर ये मत बोलना कि बताया नहीं था, बताया था ना, हाँ बताया था याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों के सामने है। तो इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पर काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी। असली कहानी तो तब स्टार्ट हुई जब यहाँ पर 7 प्रोविंस क्रिएट की गई। देखिए जो इंडिया के जो आसपास वाला एरिया है ना नेपाल का, यहाँ पर मधेसी कम्युनिटी रहती है, ये इंडिया का फेवर करती है। ऐसा मेरा एक फ्रेंड भी था, जो मेरा रूममेट भी था यहाँ पर कॉलेज के टाइम पर, उसने बोला कि मेरी जो दादी है वो एनआरआई है। मैंने बोला कहाँ से रहती है, और उन्होंने बोला नेपाल की है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे रिलेशन भी है यहाँ पर नेपाल के साथ में, पर लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, ये पॉलिटिकल पार्टी बना ले तो अलग से पर्टिकुलर काफी अच्छी खासी मेजोरिटी में आ जाए, इनको डिवाइड कर दिया। ये अलग अलग प्रोविंस बना दी, ऐसे ये इनको डिवाइड कर दिया ताकि ये फुल मेजोरिटी में न रहे। अलग अलग प्रोविंस का मतलब होता है राज्य, जैसे हमारी कंट्री में राज्य ना 28, यहाँ पर ऐसे आप लोगों को 7 प्रोविंस देखने को मिलेगी। तो इनको जब डिवाइड कर दी तो कहीं पर भी ये जीत कर नहीं आएंगे मेजोरिटी में, तो इनकी कोई आवाज नहीं सुन पाएगा। प्रोटेस्ट काफी किया पर लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने अपनी मनमानी वहां पर चलाई, तो वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या हो गई है उसको समझ लेते हैं। तो असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। नया संविधान बनाया गया 2015 में, फिर अर्थक्वेक आया, इंडिया ने हेल्प की पर लेकिन उसको भी नेगेटिव तरीके से लिया गया क्योंकि चाइना का वर्चस्व काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो पॉलिटिकल जो आज के दिन में कंडीशन है वो अनसर्टेनिटी में पहुंच चुकी है। जब यहाँ पर विद्या देवी भंडारी जो इनकी प्रेसिडेंट है उसको बोला गया यहाँ पर, जो केपी शर्मा ओली जो चचा है, केपी शर्मा ओली चचा के द्वारा यहाँ पर इसको बेसिकली भंग कर दिया गया तो फ्राइडे में। तो ये अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन आ गई और बोला गया फिर से इलेक्शन कराएंगे। तो नवंबर 12 नवंबर 18 को फिर से इलेक्शन कराने की बात की गई। तो मिस्टर ओली जो है उनके बारे में अगर बात की जाए, वो कंटिन्यू ऑफिस में रहेंगे क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। तो नेपाल में कोविड-19 की बैटल अलग से चल रही है, सेकंड वेव देखने को जो मिल रही है, पर लेकिन यहाँ पर अपनी ही कंडीशन में देखो, पॉलिटिशियन क्या है किसी भी कंट्री के ना वो एक ही जैसे रहते हैं, वो अपनी गद्दी के लिए जनता को किसी भी हद तक वो देखिए बर्बाद कर सकते हैं। ये आप लोगों को हर कंट्री में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए ऑयल, जो बेसिकली ओल बोल रहा हूं ओली ओली जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक लीडर है, यानी कि पॉलिटिक्स के लिए वो आप लोगों को नंगा डांस कर दिखा सकते हैं। तो वही हरकतें आज के दिन में नेपाल में कर रहे हैं। 2017 में पावर में आए, 2015 में संविधान बना। नेपाल का संविधान भी ऐसे माना जाता है जैसे बीरबल की खिचड़ी, बनाते 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 अभी बन ही गया, ठीक है। हालांकि रस्साकसी देखने को मिली, अभी ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाएगी, मिलीजुली गवर्नमेंट आई, जैसे वो मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इनके द्वारा मिला गया यहाँ पर जो यहाँ पर सीपीएन और यूएमएल जो यहाँ पर मिलकर आए, मोइस्ट सेंट्रिक 53 सीट इनके द्वारा जीती गई 121। तो टोटल 275 की असेंबली में ये अच्छी खासी मेजोरिटी में आकर बैठ गए कुंडली मारकर। पर लेकिन मिलीजुली ज्यादा दिन तक चीजें चलती नहीं है। आगे चलकर ये मर्ज भी हो गए, इनके द्वारा नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। तो काफी अच्छा है, चलिए मिलजुल कर काम करें। पर लेकिन ऐसा काम चला नहीं। जब दिक्कत होने लगी तो फिर यहाँ पर कंडीशन देखने लगी। देखिए होता क्या है, जब इंसान को फंसता हुआ इंसान नजर आता है ना, तो वो अपना जो भी उसके द्वारा पछेड़ा फैलाया गया, रायता फैलाया गया, वो दूसरे के ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो जब इनको दिखने लगा कि ये जो चीजें चल नहीं रही हैं, काफी सारी दिक्कत देखने को मिलने लगी, तो ओली साहब जो है इनके द्वारा इनका जो डिसीजन चला था, रिलेशन चला था, वो फ्रजाइल होने लगा, चीजें टूटने लगी। तो जो दोनों मिलकर गुट सामने आए थे एक दूसरे के सामने, उन्होंने यूटर्न मारना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये सारी कंडीशन देखने को मिली तो ओली साहब को लगा कि जनता जो है वो उन पर रोष छा रहा है। तो इन्होंने एंटी इंडिया नेशनल जो सेंटीमेंट है वो क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हालांकि उसको दबाने के लिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा विजिट की गई, जब मिस्टर ओली के द्वारा हमारी कंट्री विजिट की गई, पर लेकिन वो दबे नहीं। हमारी कंट्री में 2019 में एक नया इशू बन गया, जब जम्मू एंड कश्मीर को जो बेसिकली चेंज कर एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तो नई बाउंड्री क्रिएट की गई। तो नई बाउंड्री में हमारे द्वारा काला पानी जो था बाउंड्री, ये बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में इशू रहता है काफी लंबे समय से। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको लग गया फिर से कि देश के अंदर जो हरकतें चल रही हैं उससे लोगों का अगर मन भटकाना है तो काला पानी वाला मुद्दा उठा देते हैं। तो काला पानी वाला मुद्दा उठा गया, देश के अंदर की पॉलिटिक्स शांत हो गई। अब इंडिया के खिलाफ एंटी जो इंडिया सेंटीमेंट्स यहां पर जनरेट होने लगे। तो यहां पर चीजें काफी ज्यादा देखने को मिली, पर लेकिन कंडीशन जो है काफी ज्यादा खराब आगे बढ़ती रही। तो 98% जो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री है वो तो बिल्कुल डिमार्केटेड है, इनके बिल्कुल
उन्हीं के जो फिटी से लेकर उन्हें कहते हैं स्केल से लेकर बिल्कुल वो खींच रखी है बिल्कुल अच्छे से, पर लेकिन 2% ऐसी है जो कि यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर करती है, जिसमें काला पानी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो 2 एरिया है जो यहाँ पर सुस्ता और काला पानी, ये इनके द्वारा उठा लिया गया अपना जो बेसिकली लोगों का मन भटकाने के लिए और इंजॉय करने के लिए। तो चचा जो है डांस करने के मूड में आ गए, तो कंडीशन देखने को मिली क्या, जिसके चलते तो अभी फिलहाल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है देश के अंदर में। इंडिया क्या चाहता है हमेशा कि संविधान के हिसाब से काम चले, मल्टीपल पार्टी सिस्टम रहे, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी अपनी दादागिरी चला रही है। तो ये इंडिया तो हमेशा यही चाहता है, पर लेकिन एक्चुअली में यहां पर जो नेपाल है, वो जो पार्टी है प्रेजेंट टाइम पे ओली साहब की, वो चाइना की गोद में बैठकर जिंदगी को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। इंडिया कितनी भी हेल्प कर ले इनको पसंद नहीं आती है, तो वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो चाइना की पूंछ बनकर रहना ये पसंद करते हैं कई बार, अगर आप लोग देखिएगा। तो पॉलिटिकल एक्टर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंगेजमेंट कैसे रखनी है, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है, वो भी आज के दिन में जब यहाँ पर देश में चल रहा है कोविड-19, तो वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो समझेंगे क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर जीएसटी के बारे में, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। जीएसटी एक टैक्स लाया गया हमारी कंट्री में, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स हमारी कंट्री में लाया गया ताकि चीजों को सही तरीके से लेकर चला जा सके। पर लेकिन कई सारे राज्य रोगे, उनको लगा यार जीएसटी में तो बोला गया था बहुत कुछ माल मिलेगा, पर लेकिन हमको तो कुछ मिला ही नहीं। अभी यहाँ पर कोविड-19 में और ज्यादा रोगे, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है अभी, 43rd मीटिंग। ठीक है, तो ये काउंसिल की मीटिंग 28 मई को होगी, यानी कि कल होगी। तो इसके बारे में कई सारी और बातें सामने निकल कर आएगी। तो माना जा रहा है कि 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करेंगे। 31 स्टेट यूनियन टेरिटरी का मतलब 28 तो स्टेट रहेंगे, देखो कितने पार्टिसिपेट करते हैं। और 8 यूनियन टेरिटरी में से कुछ यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी के हो सकता है ना भी पार्टिसिपेट करें। 16 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आएंगे। ठीक है, 31 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, 17 मेंबर रहेंगे यहाँ पर रूलिंग बीजेपी से। तो देखते हैं कंडीशन क्या बनती है यहाँ पर। ये यानी कि पावर तो बीजेपी के हाथ में ही रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम राज्य में जहां पर इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देखने को मिलता है। तो ये फेडरलिज्म का जो सिस्टम होता है ना, संघवाद का ढांचा, तो उसको लेकर आगे चलेंगे। तो 3 टेस्ट डिवाइड किए गए, सेंटर, स्टेट और इंटीग्रेटेड, यानी कि जो दोनों के बीच में इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। बाकी जीएसटी की जो मीटिंग होगी वो समझेंगे, इसके बारे में ढंग से जानेंगे। अभी मीटिंग होने के बाद में भी आर्टिकल आएंगे, तो तब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है MGNREG के बारे में। इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नाम से आप लोगों को नजर आ रहा है कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये बेसिकली रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देने की एक गारंटी स्कीम चलाई गई 2005 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट जो है बेसिकली उसके अंडर में आती है। अभी क्यों इतनी ज्यादा न्यूज में आ जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए थे इधर उधर, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर कंडीशन इतनी बुरी हो गई कोविड-19 के चलते, उनको वहां से भागना पड़ा और अपने एरिया में आना पड़ा, जिसके चलते अब इनको जॉब प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। पर लेकिन रियलिटी में ये जो नरेगा है वो उस लेवल पर लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो भुखमरी का शिकार हमारी कंट्री में हो गए। हंगर वॉच के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें यह बोला गया था कि हमारी कंट्री में जो भुखमरी की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर नरेगा के थ्रू काम मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो लोगों की भुखमरी भी थोड़ी कम होगी, लोगों की जिंदगी थोड़ी चलती रहेगी। क्योंकि आज के दिन में जो एक तरीके से बोले ना कि आज के दिन में जो लोगों को खाना मिलना चाहिए वो बिल्कुल ही चीजें खत्म हो चुकी हैं, लोग अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी रहे हैं। तो ये सिचुएशन को थोड़ा सा हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, नरेगा के थ्रू, या फिर आप लोग देखने को मिलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, हम लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि जो भूखे मर रहे हैं लोग उनको हम लोग बचा सकें। ठीक है, तो सेंटर को यहां पर ढंग से काम करना चाहिए, और यहां पर जो खासकर गांव वाले एरिया और शहर वाले एरिया दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। आप लोगों को एक बात और पता है कि ये माना जा रहा है कि शहर वाले एरिया में लोग काफी भूखे मर रहे हैं एज कंपेयर टू गांव वाले एरिया, तो वो भी दिक्कतें हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। यहां पर इसका आंसर क्या था क्वेश्चन का, कि क्या डिवाइड करता है यहां पर ये। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर, आंसर है इसका बी। तो बी में क्या बोला गया यहां पर, तो ये 10 डिग्री चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डिवाइड करता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आएगा नहीं। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें ना, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, सब चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं। तो अगर लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर। 10 में से कितने नंबर आप लोग देंगे, इनके फीडबैक कितना रहेगा आप लोगों का, फीडबैक जरूर दिया कीजिए यार। 3-4 सेकंड आप लोगों की लगती है। अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक देना है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 10 में से 7 नंबर दे दिए, 8 नंबर दे दिए, तो फिर 2 या 3 नंबर क्यों काटे वो जरूर बताया कीजिए, क्योंकि वही रियलिटी में फीडबैक होता है, ताकि लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।